दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। प्लीज़ आप लोग सुनने के बाद लाइक, कमेंट और हाइप वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। गुस्से में कही अंकिता के कड़वे शब्दों को सुन करण का दिल बेचैन हो उठा। उससे उम्मीद नहीं थी कि अंकिता उसके बारे में इतना घटिया सोच सकती है। अंकिता की बातों से उसका दिल छलनी हो गया। अंकिता की बातें सुन पहली बार करण के चेहरे पर गुस्सा छलक उठा। वो अपनी गहरी नज़रों से अंकिता को देख फर्श पर पड़ा उसका आंचल उठा, बड़े ही सलीके से उसके कंधे पर डाल बेचैन स्वर में कहता है, उम्मीद नहीं थी अंकी कि आपकी मेरे बारे में इतनी महान सोच है। अरे जो इंसान आपकी चंद यादों के सहारे अपना पूरा जीवन बिता सकता है, उसकी लालसा आपके जिस्म को पाने की, इसलिए मैंने ये शादी शर्मसार हो गया। आज मेरा व्यक्तित्व आपके शब्दों से अंकी रूह से जुड़े रिश्ते को आपने हवस का नाम अस्तित्व ही कुचल दिया आपने मेरा। करण लड़खड़ाते कदमों से अंकिता के ठीक सामने आकर भावुक स्वर में बोला, एक कमरे में साथ रहकर पूरी जिंदगी निकाल देगा करण, लेकिन आपकी इस पवित्र देह को नज़र भर देखना तो दूर, कभी स्पर्श भी नहीं करेगा। वादा करता हूँ अंकी, आपसे हर रोज़ एक उम्मीद लेकर इस कमरे में ज़रूर आऊँगा कि आप एक पत्नी के रूप में मुझे मिलें। लेकिन अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो इस जन्म में हम मिलकर भी बेशक अधूरे रह जाएं। करण के चेहरे पर कभी इस बात का अफसोस नहीं रहेगा, बल्कि वो हर वक्त ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा कि उसकी मोहब्बत यानी आप मेरी नज़रों के सामने हैं। इससे बढ़कर मुझे कुछ पाने की लेस मात्र तमन्ना नहीं। और ये हम मेरी मोहब्बत, मेरे सब्र, मेरी परवरिश, मेरे वादे का इम्तिहान है। करण लंबी सांस लेकर कहता है, शायद भगवान को अभी मेरी और परीक्षा लेनी है। करण के जीवन से न जाने ये आजमाइश कब खत्म होगी, या फिर मेरा पूरा जीवन ही इन आजमाइशों की भेंट। बोलते हुए जहाँ एक तरफ करण का गला रूंधने लगा, वहीं करण की बातों, उसके दर्द, उसकी आवाज़ के कंपन को सुन अंकिता का दिल बेकाबू होने लगा। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। करण होले से एक नज़र अंकिता पर डाल पीछे पलट धीरे से कहता है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आरती भाभी को आपकी हेल्प के लिए भेजता हूँ। इतना बोल फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गया। करण के रूम से जाते ही अंकिता धम से फर्श पर बैठ अपने आंचल को मुंह पर रख फपक उठी। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंध गई। वो सुबकते हुए कहती है, आज हमसे वो पाप हुआ है जिसके लिए हमें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा मम्मा। हमने आज उस पवित्र आत्मा पर तोहमत लगाई है जिसको कई बार हमने आगे होकर छूना चाहा, लेकिन करण ने छूना तो दूर, कभी हमें गलत नज़रों से देखा तक नहीं। करण जी, आपके बारे में हमारी क्या सोच है ये हम कभी बयां नहीं कर पाएंगे। लोग मंदिर में विराजित प्रतिमा को पूजते हैं, लेकिन हम उस ईश्वर से भी पहले आपको नमन करते हैं। लेकिन आज न चाहते हुए भी हमें मजबूरी में इतने घटिया शब्द आपसे कहने पड़े, क्योंकि आप पर तो हमें अंधा विश्वास है कि आप कभी हमारी इजाज़त के बिना हमारे करीब नहीं आएंगे। लेकिन हमें खुद पर भरोसा नहीं। आपके साथ एक कमरे में रहते हुए हमारी ज़मीर घर डगमगा कर गया तो हमारा वादा टूट जाएगा। अपने ससुराल की दहलीज में कदम रखने से पहले हमने खुद से एक प्रण लिया था, जब तक सुरेखा आंटी के दिल में अपनी जगह नहीं बना लेते तब तक हम पति पत्नी के रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये हमारी जिद है, क्योंकि आपने पायल और आंटी की वजह से ही हमारी मोहब्बत को बीच राह में छोड़ा था। और आज इन्हीं दोनों की गलतियों के कारण आपने सिर्फ हमसे रिश्ता जोड़ा। हमें आपका नाम की सुहाग निशानियाँ पहनते हुए जो खुशी, जो
सम्मान गर्व महसूस होना चाहिए था, उसे आपने मजबूरी का आवरण पहना दिया। बस यही हमारे स्वाभिमान को कचोट गया। बचपन की दोस्ती और पहली मोहब्बत दोनों ने ही हमारे जज्बातों को नहीं समझा, इसलिए अब ये मिलन होकर भी अधूरा रहेगा। आपसे विरह की न जाने कितनी पीड़ा सहन करनी बाकी है। अब जिस दिन सुरेखा आंटी हमें दिल से गोयल खानदान की बहू के रूप में स्वीकार करेंगी, वो रात हमारे मिलन की अनोखी रात होगी। उस रात आपको ऐसी माफ़ी मिलेगी जिसकी कल्पना उम्मीद से परे होगी। वो रात हम ऐसी सजाएंगे आपके लिए कि सारा संसार मर मिटेगा हमारे मिलन को देख। उस दिन सही मायनों में कर्णिता की आजमाइशें खत्म होकर ऐसा अद्भुत मिलन होगा कर्णिता का, जिसके साक्षी न सिर्फ धरती आकाश चांद तारे बल्कि सारी दुनिया होगी। अंकिता बेचैन स्वर में कहती है, बस अब हर रोज़ इसी उम्मीद के साथ अपने ससुराल की कुलदेवी से अरदास करेंगे कि वो रात हमारे जीवन में जल्द आए। और इसकी शुरुआत के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं। हम आज की पूजा जब एक दूसरे के साथ गठबंधन में करेंगे तो इसी उम्मीद से कि हमारी ज़िंदगी की डोर आपकी बाहों में खत्म हो। ईश्वर हमें आपसे बस एक पल ज़्यादा सांसें न दे, क्योंकि आपको पाना हमारी मंजिल नहीं थी। आपके साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहना अंकिता का ख्वाब था। आप क्योंकि अब हम कभी आपको खुद से जुदा नहीं होने देंगे। आप देर से मिले, यही नुकसान काफ़ी है हमारे लिए। अंकिता करण की तस्वीर के पास जाकर कहती है, बेशक हम आपसे नाराज़ हैं करण जी, क्योंकि जिस तरह से आज आपने हमें सुहाग निशानियां पहनाई हैं, ठीक उसके विपरीत हमारी कल्पना थी। लेकिन अब हमारे बदन पर जो आपकी उपस्थिति के रूप में ये 16 श्रृंगार दमक रहे हैं, इन्हें हम न कभी अपने तन से जुदा करेंगे, न इनकी चमक फीकी पड़ने देंगे। अंकिता अपने आंसू पोंछ दृढ़ संकल्प से कहती है, सुरेखा आंटी, आप हटी हैं न तो आपसे ज़्यादा जिद हमारे अंदर भरी है। हम दोनों सास बहू के बीच मजबूरी का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता बनाकर दम लेंगे। ये अंकिता करण गोयल का वादा है खुद से, और इसकी भी शुरुआत हम आज शाम से करेंगे। कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। टेबल पर रखी करण की फोटो को गहरी नज़रों से देख उसे उठा अपने आंचल से साफ करते हुए कहती है, मिस्टर परफेक्ट, आप आज भी बिल्कुल नहीं बदले। बहुत पेशेंस है आप में। पहले दिन से आपकी इसी उम्दा सोच के हम कायल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जितना गहरा इंतज़ार होगा उतना सुखद मिलन होगा। बस इसी इंतज़ार में हर रात ये आंखें आपको एकांत में निहारेंगी। अंकिता करण की तस्वीर रख मिरर के आगे खड़ी हो, अपने बालों से मोगरे की लड़ियों को आज़ाद कर वहीं ड्रेसिंग पर छोड़ आंचल को समेट कर बेड पर रखती है और सुरेखा के दिए उन कपड़ों को उठा सीधा वॉशरूम में चली जाती है। इधर करण खुद को नॉर्मल का रूम से बाहर आता है और हॉल में झांककर आरती को देखता है तो उसे आरती रागिनी दोनों ही दिखाई नहीं देती। सोफे पर बैठे किरणकांत राजेंद्र जी अर्जुन से बातें कर रहे थे। वहीं सुरेखा और काव्या पूजन की सामग्री एक टोकरी में रख प्रसाद का डिब्बा दीना को देकर गाड़ी में सब सामान रखवाकर खुद भी अपने कमरे में जाने लगी कि सुरेखा की नज़र करण पर पड़ती है। वो काव्या को देख धीरे से कहती हैं, भाभी आप मेरे कमरे में जाकर रेडी हो जाइए, मैं ज़रा 1 मिनट में आई। काव्या गहरे स्वर में कहती हैं, सरू ज़रा जल्दी आना, हमें वापस घर भी समय से पहुंचना है। मुझे रागिनी के मायके का फंक्शन भी अटेंड करना है। 2:30 बज रहा है, 3 बजे तक हर हाल में निकलना होगा। सुरेखा आंखें टेढ़ी करके कहती हैं, कहा ना, आप तैयार होइए, मैं आती हूँ। इतना बोल लंबे डग भरती करण की तरफ मुड़ गई। वहीं करण इस सबसे अनजान हॉल की साइड में खड़ा
यहाँ वहाँ देख रहा था। सुरेखा उसके पीछे खड़ी हो कंधे पर हाथ रख अपना मुंह खोलती उससे पहले ही करण सुरेखा को बिना देखे कहता है, थैंक गॉड जो आप आ गई भाभी। वो अंकी को आपकी हेल्प, उन्हें साड़ी पहननी। बोलते हुए वो पीछे पलटा कि सुरेखा को अपने सामने देख उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वो हकलाते हुए कहता है, मम्मा आप वो भाभी। सुरेखा आंखें तरेरते हुए कहती हैं, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? 3 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मुझे टाइम से रेडी मिलो दोनों। और हाँ, तेरी बीवी को सिर्फ साड़ी पहननी है, कुछ नहीं आता उसे। अभी तो शुरुआत हुई है, चंद घंटे में नमूना देख लिया। सब्र रख, बहुत से कारनामे दिखाएगी तुझे, वो भी दिन के उजाले में, समझा? अब उसे नहीं आती साड़ी पहननी तो ये तेरी और उसकी प्रॉब्लम है, तुम खुद मैनेज करो। आरती बहू ने ये तुम्हारे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना पैर भी रखा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी करण। मैंने तुझे पहले ही आगाह कर दिया। 5 मिनट बातों में लगा दिए, 25 मिनट बचे हैं। गाड़ी का हॉर्न 2 बार बजेगा, तीसरी बार नहीं। यदि टाइम से नहीं आए तो कोई पूजा नहीं होगी। फिर तेरी बीवी कुलदेवी की पूजा के बिना इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। इतना बोल करण को घूर अपने कमरे में जाते हुए पीछे पलट कर कहती हैं, बेटा कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। तेरी और उस लड़की की बातें सुनी मैंने। अब देखती हूँ तो कैसे उसे हाथ लगाए बिना उसकी मदद करता है। अब बनेगा पहले दिन ही तमाशा उसका। जब खिल्ली उड़ेगी ना पूरे परिवार के सामने, तब आएगा मेरी आंखों को सुकून। वो अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए आगे बढ़ बुदबुदाते हुए कहती हैं, अक्षत मित्तल भरे समाज में हुई अपनी बेइज्जत भूलूंगी नहीं। बेशक तुम्हारी लाडली इस घर की बहू बन गई, लेकिन उसे अभी बहुत से इम्तिहान देने बाकी हैं। इतनी आसान डगन नहीं होगी उसकी। और वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आकर रेडी होते हुए काव्या जी को देख नाटक करते हुए कहती हैं, भाभी अंकिता को मैं साड़ी तो दे आई, लेकिन क्या वो पहन पाएगी? काव्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, सरू तुम चिंता मत करो, अंकिता अब अकेली नहीं, उसके साथ करण है, वो दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। और हंसते हुए कहती हैं, वैसे भी अब दोनों पति पत्नी हैं, गरंकी कहीं उलझती भी है तो हमारा करण है ना। अपनी एक आंख दबाते हुए कहती हैं, वो उस साड़ी क्या अब तो हक से सब पहना भी देगा। अरे भाई मनचाहा पति है वो उसका, उसे छूने का हर सिर्फ और सिर्फ कन्नू का ही है। दूसरा अंकी कन्नू की पहली मोहब्बत है। इसी बहाने दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और शरारत से कहती हैं, वैसे भी सरू आज पहली रात है बच्चों की, शुरुआत यदि साड़ी पहनने से हो इससे अच्छा शगुन और क्या होगा। जितनी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी दोनों में उतना अच्छा और जल्दी फल मिलेगा तुम्हें। इसलिए तुम बेवजह परेशान मत हो, उनकी चिंता छोड़ो और जल्दी बाहर आओ। इतना बोल तिरछी नज़र से देखते हुए बाहर निकल गईं। काव्या जी सुरेखा के जले पर नमक छिड़क उनके ख्वाबों को चकनाचूर करके वहाँ से निकल गईं। सुरेखा बेड पर बैठ मन में बुदबुदाते हुए कहती हैं, राजेंद्र जी आपके एक गलत फैसले में मेरे बरसों पुराने जख्मों को फिर से कुदेर दिया। जब भी मैं इस लड़की को देखती हूँ मुझे मेरा अतीत याद आ जाता है। जितना उसे बुलाने की कोशिश की उसके बावजूद वो आज मेरे सामने आकर उस रूप में खड़ा होगा, इसका लेस मात्र अंदाज़ा नहीं था मुझे। न मुझे मेरी बेटी के लिए पसंद का लड़का मिला, न पसंद की बहू। लेकिन अब हकीकत यही है जिसे न चाहते हुए भी मुझे स्वीकारना पड़ेगा, बल्कि ताउम्र निभाना भी पड़ेगा। बस ईश्वर से इस लड़की की वजह से मेरे परिवार को, करण को कभी नीचा नहीं दिखना पड़े। और लंबी सांस लेकर कहती हैं, पायल की चिंता नहीं मुझे, उस डॉक्टर को तो नहीं जानती, लेकिन अक्षत मित्तल पर विश्वास है मुझे। वो राजेंद्र जी से कभी बगावत नहीं करेंगे। पायल जान बन चुकी है
अपने पापा की। अक्षत मित्तल मेरी बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। अगर कभी मेरी बेटी को जरा भी खरोच आई तो फिर उन्हें मैं अच्छे से याद दिलाऊंगी कि उनकी बेटी भी मेरे घर में है। सुरेखा अपनी सोच में मगन न जाने कितने बेफिजूल के कयास लगाने लगी। इधर अपनी माँ की धमकी को सुन करण का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या करेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अंकी कभी खुद से साड़ी नहीं पहन पाएगी। वो थोड़ी देर गुस्सा बना बाहर की ओर देख रहा। एकदम से अर्जुन जी की नज़रें उस पर ठहर गई। वो धीरे से उठ करण की तरफ चले आए। करण को यूं अपने गुम देख अर्जुन जी गंभीर आवाज में कहते हैं, कन्नू क्या बात है, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गए? अर्जुन जी की आवाज़ सुन करण एकदम से कहता है, भाई यार वहीं से आ रहा हूँ। वो अंकिता को साड़ी आई मीन उन्हें भाभी की हेल्प। अर्जुन जी उसके कंधे पर हाथ रख गहरे स्वर में कहते हैं, कन्नू अब तेरे होते कोई अंकी की हेल्प नहीं करेगा। बेहतर है बेटा जी अब इन कामों की आदत डाल लो। साड़ी पहनाने से शुरुआत करो बीवी की, ताकि जब उलझने सुलझाने का टाइम आएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। यूं ही मदद करते करते नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और धीरे धीरे विलीन हो जाओगे एक दूसरे में। मेरे भाई वक्त जाया मत कर और जल्दी से कमरे में जा और मेरी साली को अच्छे से 16 सिंगार से सजाकर अपने जीवन के नए सफ़र की राह में कदम बढ़ा। अर्जुन जी की कई द्व्यर्थी बातों को सुन एक बार को करण का दिल धड़कने लगा, लेकिन अंकी की बातों को याद कर अनजाने में ही खुद के बेकाबू होते दिल को संयत कर धीरे से कहते हैं, जी भाई मैं देखता हूँ। इतना बोल झट से अपने कमरे की तरफ बढ़ाता है और जैसे ही गेट लॉक कर मुड़ता है ठीक उसी वक्त अंकिता का वॉशरूम से बाहर आना होता है। गीले बालों को टॉवल से बांधे वो यूं ही सिर्फ ब्लाउज और अंडर स्कर्ट पहने रूम में आ गई थी। अनायास ही दोनों की नज़रें आपस में एक दूसरे से उलझ गई। करण एकदम से पीछे पलट शांत लहजे में, सॉरी एक्चुअली वो दोनों भाभी कहीं दिख नहीं रही, तो आप खुद से रेडी हो जाइए। इतना बोल जल्दी से वॉशरूम का गेट खोल अंदर चला गया। करण की बात सुन अंकिता की आंखें भर आई। सुरेखा की दी हुई लाल बनारसी साड़ी को हाथ में लिए ड्रेसिंग के आगे खड़ी अंकिता के हाथ कांप उठे। वो बेचैन स्वर में कहती है, एक तो इतनी हैवी साड़ी, ऊपर से हम इसे कैसे, और अगर आज हम साड़ी नहीं पहन पाए तो सुरेखा आंटी को मौका मिल जाएगा हमें सबके सामने जलील करने का, हमारी मम्मा पापा की परवरिश को नीचा दिखाने का। नहीं नहीं, ये हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। लेकिन हमारे पास कोई है भी तो नहीं जो हमारी मदद। इतना सोचते ही उसका चेहरा पसीने से तरबतर होने लगा, आंखें आंसुओं से भीगने लगी। इस वक्त अंकिता के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इधर करण रेडी होकर बाहर आता है तो अंकिता को अभी भी उसी लिबास में खड़े देख एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। सुर्ख रंग में सजा उसका दूध जैसा गोरांग और उसके कोमल अंगों की कसावट उस मिरर से करण की आंखों में समा गई। अंकिता का बदन इस वक्त लाल ब्लाउज में कहर ढा रहा था। डर और टेंशन के कारण उसकी द्रुत गति से भागती हुई धड़कनें उस फिटिंग के ब्लाउज को चीरती हुई आपस में टकराकर बाहर निकलने को आतुर हो रही थी। लाल रंग में सजा उसका गोरा बदन उसे ऐसी आभा दे रहा था मानो संध्या समय ढलते सूरज की सुनहरी किरणें किसी नाजुक मूर्ति पर ठहर गई हो। अंकिता के उस मादक रूप को देख करण का दिल अनचाही तेजी से धड़कने लगा। अंकिता का बदन उस वक्त लहरों सा लचीला लग रहा था और उसकी भरी गदराई कमर की पतली रेखा ऐसी लग रही थी मानो चांदी की धार हो जिस पर लाल रंग ने अपनी अग्नि बिखेर दी हो। बैकलेस कसे ब्लाउज में
कसी उसकी पीठ पर पड़ी हल्की छाया ने उसे चांद की अधखीली कलाओं जैसा बना दिया था। गर्दन की नर्म झलक मानो कच्ची कली पर ओस की बूंदें चमक रही हो। पहली बार अंकिता को देख करण की सांसें रुक सी गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे आंखें फेर लेनी चाहिए या और गहराई से उसे में खो जाना चाहिए। करण मन ही मन आपसे दूर रहने का, आपको नज़र पर देखने का वादा कुछ पलों पहले ही किया है। आपसे दूरी बनाए रखना चाहता हूँ अंकी, ताकि आपकी खूबसूरती को मेरी नज़र न लगे, आपके दिल को कभी मेरी वजह से ठेस न पहुँचे। लेकिन आज आपका ये अप्रतिम अलौकिक रूप देखकर लगता है जैसे सौंदर्य का पूरा ब्रह्मांड मेरी आंखों के सामने ढह गया हो। करण की आंखों में लालिमा और दिल में एक अनजाना सा कंपन होने लगा। अंकिता को देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसका हर रंग किसी कविता की पंक्ति हो और पूरा अस्तित्व एक अधूरी धुन, जिसे पूरा करने के लिए करण की धड़कनों की ज़रूरत हो। वो दिल से चाहता था अपनी मोहब्बत को अपने आगोश में समेट लूं, लेकिन अंकी से किए वादे ने उसके पैरों में जंजीर बांध रखी थी। करण की बेचैन निगाहें यदि ज़्यादा देर तक अंकी के गदराए यौवन पर ठहरती तो शायद आज ही गुस्ताखियाँ हो जाती। वो बहकता उससे पहले ही वो अपने जज्बातों को बड़ी बाखूबी से कंट्रोल कर गहरे स्वर में कहता है, परेशान मत होइए आप, बस 2 मिनट। इतना बोल बेड पर रखा, उसका दुपट्टा उठा, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन ट्राइपॉड पर लगाकर अंकी को देख शांत स्वर में कहता है, करण अपना वादा सपने में भी नहीं तोड़ेगा, बेफिक्र रहिए। न मेरे हाथ आपको छुएंगे, न मेरी नज़रें आपको इस रूप में देखने की गुस्ताखी करेंगी। मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप मुझे फॉलो करिए, मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए और बस जैसा मैं इस दुपट्टे से कर रहा हूँ ठीक उसी तरह आप कॉपी करिए, साड़ी आराम से बंध जाएगी। करण का इतना साफ लहजा सुन जैसे ही अंकिता की नज़र उस पर थमी, इससे पहले ही करण ने अपनी पलकें झुका ली। वो शांत लहजे में कहता है, जल्दी करिए नहीं तो लेट हो जाएगा। इतना बोल उस दुपट्टे को सबसे पहले खुद की कमर पर लपेट, उसकी प्लेट्स बना, कंधे पर पल्लू बना, उसे सेट कर अंकी को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप डेमो दिखाता है। करण का इतना धैर्य, सम्मान, खुद के लिए ऐसा गहरा निश्चल प्रेम देख अंकिता की आंखों से मोती झरने लगे, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को गले में ही बांध दिया ताकि उसकी सिसकियों का शोर करण के कान तक नहीं पहुँचे। वहीं कुछ देर में ही करण के अथक प्रयास का परिणाम ये हुआ कि अंकिता ने बड़े ही सलीके से उस लाल बनारसी साड़ी से खुद को सजा दिया। वो करण को एक नज़र देख पीछे पलट आंखें बंद करके कहती है, थैंक्स। इतना बोलते ही उसकी आवाज़ काँप उठी और न चाहते हुए भी एसडीएम साहब के कानों में उनकी डॉक्टर साहिबा की आवाज़ के कंपन ने शोर मचा दिया। वो धीरे से अपनी पलकें उठा अंकिता को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों से चमक उठी। अंकिता ने इतने सलीके से साड़ी पहनी थी कि यकीन करना मुश्किल था। करण की निगाहें उस पर थम गई। अंकिता खुद पर करण की नज़रें महसूस कर रही थी, लेकिन उसने एक नज़र उठाकर करण की तरफ नहीं देखा, बल्कि वो उस छावड़ी से एक एक ज्वेलरी उठाकर खुद के बदन को सजाती हुई अंत में अपनी मांग में सिंदूर लगाने को हुई कि करण ने उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ली और बिना देर किए उसकी मांग को एक बार फिर सिंदूरी रंग से रंगा गहराई कर तक भर दिया और अंकिता के पास से निकलते हुए सपाट लहजे में, इससे ज़्यादा हक की तमन्ना नहीं करण गोयल को। अपनी प्रार्थनाओं में करण गोयल भगवान से हर रोज़ इस हक को हक से मांगेगा और इसमें मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। हर रोज़ सुबह जब
इस कमरे से बाहर आप निकलेंगी तो करण के हाथों से सिंदूर लगवाकर। बस इतनी विनती है, शायद आप मान रख पाएंगी मेरी बात। इन हरी चूड़ियों के साथ इस लाल रंग को सजा लीजिए अपनी कलाई में। इतना बोल वो अलमीरा की तरफ बढ़ जाता है। करण की बातों से अंकिता का दिल धड़कने लगा। पहली बार चेहरे पर हया की लाली ने उसके गोरे गालों को दहका दिया। करण अलमीरा की ओर से खड़ा हो अंकिता को देख बेचैन स्वर में कहता है, ईश्वर करे आपके चेहरे की दमक यूं ही चमकती रहे। खुश रखिएगा खुद को अंकी, वरना करण टूट जाएगा। डैड से वादा किया है, हर हाल में आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। सुरेखा की तय से पहले ही कंडिता हॉल में आ गए। अंकिता को इतने सलीके से साड़ी में पूरे श्रृंगार के साथ नवबैता के रूप में देख जहाँ सबके मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग गई, वहीं सुरेखा के होंठ गुस्से से सिकुड़ गए। राजेंद्र जी की आवाज़ से वो होश में आकर कहती है, कुछ कहा आपने? राजेंद्र जी हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, सरू आप तो हमारी बहू की खूबसूरती में ऐसी खो गई कि कब से आवाज़ दे रहा हूँ आपको। अरे बच्चे आ गए तो अब क्या देरी, निकलो भाई टाइम से, शाम को हमें रिसेप्शन में भी जाना है। सुरेखा मन मसोर कर कहती हैं, जी। आरती केशव तुम भैया भाभी अर्जुन के साथ निकलो, हम तुम्हारे पापा के साथ करण अंकिता को लेकर आते हैं। केशव हल्की मुस्कान लेकर कहता है, जी मम्मी। सब गाड़ियों में बैठ कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल पड़ी। करण के लाख कहने के बावजूद राजेंद्र जी ने गाड़ी खुद ड्राइव की। सुरेखा अंकिता करण के साथ बैठने को जैसे ही पीछे का गेट खोलती, उससे पहले ही राजेंद्र जी कड़क आवाज़ में कहते हैं, सरू आप गलत जगह जा रही हो, आपकी जगह मेरे बगल में होनी चाहिए। करण की बगल में बैठने के लिए ईश्वर ने उसकी अर्धांगिनी साथ लिख दिया है, तो अब बच्चों को उनके जीवन में आगे बढ़ने दो। राजेंद्र जी का तीखा कटाक्ष सुन सुरेखा का चेहरा फीका पड़ गया। वो चुपचाप उनके बगल में आकर बैठ गई। सुरेखा के बैठते ही राजेंद्र जी की गाड़ी अर्जुन और दीना की गाड़ी के पीछे चल दी। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड करेंगे।